राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली में 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी के हैदराबाद हाउस में सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के साथ बैठक की। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के पद के अधिकारियों को गिरफ्तारी से छूट देने वाले दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के एक प्रावधान को रद्द करने का उसका 2014 का आदेश पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने एक देश एक चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इसे लेकर प्रचार इसलिए कर रही है क्योंकि वह 5 राज्यों के चुनाव टालना चाहती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में आज सफलतापूर्वक संपन्न हुई G20 सम्मेलन अपने लक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ चली है और यह एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य की भावना की सिद्धि में मील का पत्थर साबित होगी। जम्मू कश्मीर में आतंकी हर तरह से शहर में शांति को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना उनसे एक कदम आगे चलकर उनकी अधिकतर कोशिशों को नाकाम कर रही है। कश्मीर में एक बार फिर से पाक के आतंकवादियों की साजिश को नाकाम करते हुए सुरक्षा बलों ने एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया है। आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं। आपको बता दें कि मोहन भागवत एक ऐसा नाम है जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। मोहन भागवत दुनिया के सबसे बड़े स्वयं सेवी संस्थान माने जाने वाले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 6ठे प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से राज्य की राजधानी लखनऊ और अन्य जिलों में भीषण जलभराव हो गया है। लखनऊ में कल रात से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर लोगों से घर में रहने और सतर्क रहने की अपील की है। दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण के स्तर को कम करने की कार्य योजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर फिर से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। राजस्थान के पेट्रोलियम डीलरों ने टैक्स कम करने की मांग को लेकर राज्य भर में हड़ताल की घोषणा की है। विरोध के तहत 13 और 14 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक राज्य भर में पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रतिभा जैन को अहमदाबाद नगर निगम का मेयर नियुक्त किया गया है। वहीं जतिन पटेल को डिप्टी मेयर बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। पीएम मोदी ने एसपीसी की पहली बैठक की शुरुआत होने पर दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक में भाग लेते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। 2019 में सऊदी अरब की यात्रा के दौरान इसका ऐलान किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में ये हमारी रणनीतिक साझेदारी को और भी ज्यादा मजबूत करने वाला माध्यम बनकर उभरा है। रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ करने के प्रभावी माध्यम के रूप में उभरा है। मुझे खुशी है कि इस काउंसिल के अंतर्गत दोनों कमेटी की कई बैठकें हुई हैं, जिनसे हर क्षेत्र में हमारा आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। बदलते समय की जरूरतों के अनुसार हम हमारे संबंधों में नए और आधुनिक आयाम जोड़ रहे हैं। भारत के लिए सऊदी अरब हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर में से एक है। विश्व की 2 बड़ी और तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमारा आपसी सहयोग पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। हिज रॉयल हाइनेस के साथ बैठक के हमने हमारी करीबी साझेदारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए
कई इनिशिएटिव की पहचान की है। आज की हमारी बैठक से हमारे संबंधों को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा मिलेगी और हमें मिलकर मानवता की भलाई के लिए काम करते रहने की प्रेरणा मिलेगी। कल हमने मिलकर भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक शुरुआत की है। इसी कॉरिडोर से केवल दोनों देशों ही आपस में नहीं जोड़ेगा, परंतु एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी को बल देगा। योर रॉयल हाइनेस, आपके नेतृत्व में और आपके विजन 2030 के माध्यम से सऊदी अरब जिस तेजी से आर्थिक और सामाजिक प्रगति कर रहा है, उसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सऊदी अरब में रहने वाली भारतीयों के हितों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए आपकी प्रतिबद्धता के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। भारत और सऊदी अरब की मित्रता क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता, समृद्धि और मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर हिज रॉयल हाइनेस और आप सभी का G20 समिट की सफलता में योगदान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अब आपको अपने ओपनिंग रिमार्क्स के लिए आमंत्रित करता हूं। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित अतिथि विद्वानों एवं अतिथि व्याख्याताओं की पंचायत को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि विद्वानों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने पंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि अब सभी शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों को कार्य दिवस की बजाय सीधे 50,000 रुपए तक की मासिक वेतन दिया जाएगा। शासकीय सेवकों के समान आपको अवकाश की सुविधा भी दी जाएगी। इसके साथ ही एक अकादमी सत्र में अपने महाविद्यालयों के स्थान पर आप जो चाहेंगे आपके आसपास महाविद्यालय में स्थानांतरण की सुविधा भी दी जाएगी। वहीं पीएससी की परीक्षा में संशोधन कर अतिथि विद्वानों और व्याख्याताओं के लिए 25% पद आरक्षित किए जाएंगे। अतिथि विद्वान बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों विद्वान हैं और बच्चों को शिक्षा देते हैं, इसलिए मैं आपको गुरु का दर्जा देता हूं और इसलिए गुरुओं को मैंने आमंत्रित किया मुख्यमंत्री निवास पे। आप सबका हृदय से स्वागत है और इसलिए कुछ फैसले आज हम कर रहे हैं। एक तो सभी शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों को अब कार्य दिवस के बजाय सीधे सीधे मासिक वेतन दिया जाएगा और वो 50,000 रुपया तक का होगा। अच्छा, इसमें तकनीकी वाले भी शामिल माने अपने आप को और शासकीय सेवकों के समान आपको अवकाश की सुविधा भी दी जाएगी। एक अकादमिक सत्र में अपने महाविद्यालय के स्थान पर आप जो चाहेंगे, आपके आसपास कोई महाविद्यालय होगा वहाँ स्थानांतरण की सुविधा भी दी जाएगी। अभी जब मैं आ रहा था तो फॉलन आउट अब ये फॉलन आउट जो है उनको भी इन किया जाएगा, उनको भी मौका देने का काम किया जाएगा। उनको फिर से आमंत्रण देंगे रिक्त पदों पर, लेकिन हमारी जिंदगी में और निश्चितता आए इसलिए मुझे लगता है कि कुछ कदम और उठाना जरूरी है। आप जानते हैं यूसीजी के गाइडलाइन के कारण कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन उसमें से भी हम रास्ता निकाल रहे हैं। एक तो अतिथि विद्वानों और व्याख्याताओं के लिए अभी यह व्यवस्था नहीं है। मैं पीएससी की परीक्षा में संशोधन करके 25% पद आरक्षित करूंगा। और एक बात और कि अब कोई भी अतिथि विद्वान व्याख्याता जो लगातार पढ़ाने का काम कर रहा है उसको बाहर नहीं किया जाएगा। इतना बड़ा प्रदेश है हमारा, देश का दिल है मध्य प्रदेश। अरे 4,500 लोगों को तो अपने दिल में समा ही सकता है और इसलिए हम ये व्यवस्था बनाएंगे कि अब फॉलन आउट की नौबत ना आए, लगातार हम काम करते रह सकें। इसमें आईटीआई वाले भी बैठे, आईटीआई वाले भी जो हमारे प्रवक्ता भी हैं, व्याख्याता भी हैं, सब है। तो
जो मैंने 50,000 की बात तकनीकी के लिए भी कही वो लागू होगी, बाकी बात भी लागू होगी। मैंने जो कही तकनीकी शिक्षा मतलब पॉलिटेक्निक कॉलेज के बारे में भी कही और ITI के बारे में भी कही और इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में भी कही, कोई को नहीं छोड़ा मैंने। और अतिथि प्रवक्ता भी हैं क्या कुछ, चलिए उनका भी वेतन बढ़ा के 20,000 रुपया किया जाएगा, मानदेय उनका। मित्रों, मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे लगता है लंबे चौड़े भाषण की जरूरत नहीं है, सार की बात मैंने बोल दी। आप सुखी रहो, आप निरोग रहो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो और बच्चों के भविष्य को भी आप बेहतर से बेहतर बनाने के काम में जुट जाएं, यही मेरी अपील है। मैं सरकार नहीं परिवार चलाता हूं और आप भी मेरे परिवार के अभिन्न अंग हैं, इसलिए आप सबका हृदय से मैं स्वागत करता हूं। जाइए अब निश्चिंतता के साथ बेहतर शिक्षा देने के काम में आप लग जाइए, आपकी चिंता हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हर साल दीपावली सहित अन्य पर्व और त्योहारों पर पटाखों को बैन कर दिया जाता है। अब इस साल दिल्ली में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध रहेगा या नहीं, इस बारे में आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बयान जारी कर जानकारी दी है। गोपाल राय ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों की तरह इस बार भी देश की राजधानी में पटाखों पर रोक जारी रहेगी। यह प्रतिबंध केवल पटाखों के जलाने पर ही नहीं बल्कि उसके निर्माण और बिक्री पर भी रहेगा। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के अंदर सर्दियों में बढ़ते हुए प्रदूषण के पिछले वर्षों की जो गतिविधियां रही हैं, हम सब जानते हैं कि ठंड का मौसम बढ़ने के साथ साथ दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अगर हम देखें तो जनवरी से लेकर के और पिछले अगस्त के महीने तक दिल्ली का एवरेज जो AQI रहा है वो काफ़ी कम रहा है। कल हमने देखा दिल्ली के अंदर AQI का स्तर 45 रिकॉर्ड किया गया। लेकिन अब धीरे धीरे अक्टूबर के महीने में ज्यों-ज्यों सर्दी बढ़ती है, दिल्ली के वातावरण में नमी आती है और यहाँ पर जो पार्टिकल मैटर हैं वो धीरे धीरे जमा होना शुरू होते हैं, जिसमें दिल्ली के अंदर का पोल्यूशन और दिल्ली के बाहर का पोल्यूशन दोनों मिला करके अक्टूबर नवंबर के महीने में दिल्ली की हवा को काफ़ी जहरीला बना देते हैं। इस पूरे सर्दी के मौसम में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने विंटर एक्शन प्लान बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उस प्रक्रिया के तहत कल दिल्ली सचिवालय के अंदर देश के जाने माने जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ हम मीट कर रहे हैं। साथ ही साथ 14 तारीख को ऑल डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों की मीट होगी और सभी लोग मिल करके इस वर्ष के लिए विंटर एक्शन प्लान को तैयार करेंगे, जिसे दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में घोषित करेंगे और उसके अनुरूप दिल्ली के अंदर अभियान शुरू होगा। विंटर एक्शन प्लान के दौरान दिवाली के अवसर पे हम देखते हैं कि हम सब लोग धूमधाम से दिवाली मनाते हैं, दिए जलाते हैं, लेकिन दिए जलाने के साथ साथ जो पटाखे जलाने की परंपरा उसमें जुड़ी, उसकी वजह से दिवाली के अगले दिन पूरे दिल्ली के ऊपर धुएं का चादर कवर कर लेता है और उस धुएं में जब पराली का धुआं जुड़ जाता है तो दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का स्तर है वो धीरे धीरे खतरनाक श्रेणी में चला जाता है। इस साल दिल्ली के अंदर प्रदूषण के स्तर में लगातार गिरावट हो रही है। अगर हम 2014 के PM10 की मात्रा को देखें तो 324 हुआ करता था, वो धीरे धीरे 2022 में 2023 तक आते आते ये 188 रह गया। उसी तरह से PM 2.5 की मात्रा में भी लगातार गिरावट हो रही है। अगर परसेंटेज में देखें तो 2014 से 23 के बीच में PM 10 में 42% की गिरावट दर्ज की गई है आंकड़ों में और 2.5 में 46% की गिरावट दर्ज की गई। लेकिन अगर स्वास्थ्य मानकों को देखा जाए तो अभी भी ये स्थिति स्वास्थ्य के लिए उन महीनों में खास सर्दियों में हमारे लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए प्रदूषण के स्तर को और कम करने के लिए इस साल भी युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध जो अभियान है वो सरकार ने उसकी तैयारी शुरू कर दी है विंटर एक्शन प्लान के रूप में, और उसके तहत
सरकार ने आज ये निर्णय लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है और उनके निर्णय के अनुसार आज ये फैसला को दिल्ली के अंदर लागू करने के लिए डायरेक्शन डीपीसीसी को दिया जा रहा है कि दिल्ली में आने वाली सर्दियों में सभी तरह के पटाखों पर उनके निर्माण, भंडारण, बिक्री, ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवरी सहित पटाखों के जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। अभी दिवाली में आने में समय है, लेकिन आज ये निर्णय क्यों लिया गया? ये निर्णय इसलिए गया कि हर साल पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से इसके लिए लाइसेंस जारी किया जाता है। जिसके पास निर्माण का लाइसेंस होता है वो निर्माण की प्रक्रिया शुरू करते हैं, जिसके पास भंडारण का होता है वो भंडारण की प्रक्रिया शुरू करते हैं, बिक्री का लाइसेंस जिस पे होता है वो बिक्री की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो अभी से लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है पुलिस के द्वारा। तो पुलिस को ये डायरेक्शन जो है जारी किया जा रहा है कि वो किसी तरह का न तो निर्माण के लिए, न भंडारण के लिए, न बिक्री के लिए, न ऑनलाइन डिलीवरी के लिए, किसी भी तरह के लिए किसी को भी लाइसेंस जारी न करें। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। धमतरी में श्री राम वन गमन पर्यटन परिपथ अंतर्गत निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं कर्णेश्वर रामायण महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुकुंदपुर में आयोजित समारोह में राम वन गमन पर्यटन परिपथ के तहत कराए गए 9.61 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत नगरी के मुकुंदपुर में 8 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से भगवान श्री राम जी की प्रतिमा, श्री राम वाटिका, दीप स्तंभ व श्रृंगी ऋषि आश्रम में स्थित हनुमान मंदिर का सौंदर्यीकरण, पाथवे का विकास, जन सुविधा केंद्र का जीर्णोद्धार कार्य कराया गया है। भगवान राम जब वन गमन करी तो हुल परेशानी हो है तो हमलत परेशानी होना छे। हमार बार कोरोना काल आ गई से नहीं बहुत अकन काम तो बहुत अकन पहली हो जा रही थी, लेकिन शुरुआत हमारा चंदखुरी से करें माता कौशल्या के मंदिर से ओकर जीर्णोद्धार सौंदर्यीकरण करे के और ओकर बाद फिर शिवरी नारायण राजिम और अभी रामगढ़ के जिन पहाड़ है, जिन गुफा है, तेकरो वहाँ जो निर्माण हो तेकरो लोकार्पण हो से। चंपारण में भी कुछ दिन पहले ही कर लोकार्पण हो और आज सिहावा में आप सबके बीच में उपस्थित हैं। बहुत सुंदर भगवान राम के मूर्ति की स्थापना और साथ ही सातों ऋषि मन के मूर्ति की स्थापना यहाँ है। तो पर्यटन में भी बढ़ावा देना है और साथ ही हमारे जिन प्राचीन धरोहर है, मान्यता है, संस्कृति है, उहुल विकसित करे के काम हमारी छत्तीसगढ़ सरकार हाथ मिले। तो निरंतर ये काम चला थे। रामायण महोत्सव के बारे में भी चर्चा हुई से और पूरा देश में हमारे सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार जो है रामायण के महोत्सव कराते। इस साल रायगढ़ में बहुत शानदार एक आयोजन हो रही से, बहुत साथी वगैरह से 1 करोड़ से अधिक आदमी वो लाइक भी करे। आजकल सोशल मीडिया के जमाना है, वो मोल देखे। तो हमारे मन के प्रयास ये है अभी जो निर्माण कार्य होए तेकर बारे में मुकुंदपुरा में जो निर्माण होए 8 करोड़ 29 लाख के तेकर बारे में बहुत विस्तार से ताम्रध्वज भैया बता चुके हैं उकर बारे में। दूसरा बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारे विधायक जी है कुछ मांग रखे। तो सबसे बड़े जिन बात है कि आज सियान मन पुरखा मन एक बात कही थे और कहा कि राम राज आगे, राम राज की कल्पना कि उनमें सब जन ला अवसर मिले, सब जन ला सम्मान मिले, सब ला अधिकार मिले। वो दिशा में हमारी छत्तीसगढ़ सरकार निरंतर काम करा थे। किसान मन के बारे में आप सब जाना था कि लगातार हमारे प्रयास कि विपरीत परिस्थिति के बाद भी किसान के साथ हमारी छत्तीसगढ़ सरकार खड़े। कोरोना को वैश्विक महामारी है, तबो हमन राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पैसा दे पर कम नहीं करें। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की व्यवस्था बहुत शानदार के सोसाइटी भी बढ़ाएं, धान संग्रहण केंद्र भी बढ़ाएं और मिलिंग चार्ज भी बढ़ाएं।
ओकर फायदा का हुई कि ये साल सोसाइटी मन में कोई धान नहीं बाजे, फड़ मन में कोई धान नहीं बाजे, सब धान उठ गए। तौलाई भी झंझट नहीं, धान उठाओ भी कोई परेशानी नहीं, बारदाना भी कोई परेशानी नहीं, और 3 दिन के अंदर में भुगतान। हमन कहें कि चाहे जैन भी परिस्थिति हो, छत्तीसगढ़ सरकार हर हालत में 20 क्विंटल धान खरीदबो के हर किसान के खरीदबो, ये बात मैं आपके बीच में कहा था। आज किसान के बात हो, चाहे मजदूर के बात हो, चाहे बेरोजगार मन के बात हो, चाहे गौ माता के बात हो, सबके सेवा निरंतर हमारी सरकार करत है। पानी ये साल अच्छा गिरा थे, और ऊपर वाला कृपा व अन्नदाता मन के भी बहुत आशीर्वाद हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ला। 5 साल बीता थे, लेकिन हमारी सरकार में अकाल दुकाल नहीं पड़े, सबसे बड़े। अब फिर से सियावा नगरी की जनता आशीर्वाद दी, छत्तीसगढ़ की जनता आशीर्वाद दी, फिर मौका मिली तो जतका बाँचे खोचे घोषणा है तो सब ला पूरा करबो, यही बात तक कहते हुए अपन वाणी ली विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। राजस्थान में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, जब नेता ज्योति मिर्धा और सवाई सिंह चौधरी सोमवार को भाजपा में शामिल हो गए। ये नेता दिल्ली में राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर ज्योति मिर्धा ने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद किया और आने वाले चुनाव में पार्टी को मजबूत करने की बात कही। इस दौरान ज्योति मिर्धा ने महत्वपूर्ण नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना भी की। उत्तर भारत में इमरजेंसी के समय जो एकमात्र सीट जीते थे, जिन्होंने किसानों के कल्याण के लिए अनेक काम किए, ऐसे नाथुराम मिर्धा जी के परिवार से मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से ज्योति मिर्धा जी का, जो 2009 से 14 सांसद रही, और सवाई सिंह जी जिनके पिताजी विधायक रहे, प्रधान रहे, ये भी चुनाव लड़े, दोनों का मैं राजस्थान भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। नेता, नीति, नियत और नेतृत्व का अभाव कांग्रेस पार्टी में देखकर, जहां कुशल नेतृत्व है, जहां नीति स्पष्ट है, जहां मजबूत नेतृत्व है, ऐसी पार्टी का दामन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कल्याणकारी नीतियों को स्वीकार करते हुए माननीय ज्योति जी ने और सवाई सिंह जी ने आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मैं पूरी पार्टी की ओर से, राजस्थान परिवार की ओर से दोनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैंने जब मेरा राजनीतिक जीवन शुरू किया था, और अगर आप लोग रिकॉर्ड निकाल करके देखेंगे कि कोई फर्स्ट टाइम सांसद की अगर परफॉर्मेंस पार्लियामेंट में देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, मैंने वहां पर एक छाप छोड़ने की अपनी कोशिश करी थी। लेकिन उसके बाद से परिस्थितियां बहुत बदल गई, चाहे देश के लेवल पर देखें, चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखें, चाहे राज्य में देखें और चाहे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखें। परम आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कुशल नेतृत्व दिया, उसकी वजह से हमारे देश की साख वैश्विक स्तर के ऊपर एक अलग ही दिशा में पहुंची है, एक अलग ही लेवल तक पहुंची है, और एक जिसको कहते हैं एक डिसाइसिव सा नेतृत्व मिला पार्टी को। तो जो एक एम लेकर के हम शुरू हुए थे कि भाई राष्ट्र निर्माण के अंदर अपनी एक भूमिका निभाना चाहते हैं, चाहे कितनी भी छोटी हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे महिलाओं के हित के लिए हो, तो वहां पर अब वो अपॉर्चुनिटी मुझे कम दिखाई दे रही थी। आज केंद्रीय नेतृत्व ने जो मुझ में विश्वास जताया है और आप लोगों ने जो आज मुझे यहाँ पे पार्टी की सदस्यता दिलवाई है, मैं आपको सिर्फ यही विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आपने जो विश्वास दिखाया है सब 2023 के इलेक्शन में, 2024 के अंदर हमारी तरफ से जो भी प्रयास बन सकेगा हम करेंगे कि पार्टी को और संगठन को मजबूत कर सकें, राष्ट्र निर्माण के अंदर जो भी छोटी बड़ी भूमिका निभा सकें, जो भी पार्टी के एक सच्चे सिपाही की तरह से काम करके और हमारा सहयोग कर सकें, उसके लिए हम तत्पर रहेंगे। यही विश्वास मैं आपको दिलाना चाहती हूँ। और जो ये मौका यहाँ मिला है, इसके अंदर अपना पूरा प्रयास लगाऊंगी कि एक मजबूत सरकार राजस्थान में आए, केंद्र में वापस से बीजेपी की सरकार रिपीट हो, हमारे प्रधानमंत्री जी को एक बार पुनः देश का नेतृत्व करने का मौका मिले, ताकि भारत और भी बड़ी ऊंचाइयों को छू सके। और साथ ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी का, हमारे आदरणीय नड्डा जी का, अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं पार्टी ज्वाइन करूं और आप लोगों के बीच में आज यहाँ हाजिर होकर के और अपनी बात यहाँ पर रख सकूं। जी, मेरा नाम सवाई सिंह चौधरी है। मैं रिटायर्ड IPS हूँ और विधानसभा क्षेत्र खेमसर से चुनाव लड़ता आया हूँ। इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे साथ के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हमारे साथ 5 साल काम कर रहे थे, उनकी अनदेखी हो रही है, हमारे काम नहीं हो रहे हैं, और एक क्षेत्रीय विशेष दल के काम हो रहे हैं और उनकी सुनी जा रही है। तो ऐसा लगता है कि उनके साथ मैंने कांग्रेस पार्टी समझौता कर रही है, जब हमारा वहाँ कोई वजूद ही नहीं है, तो इसलिए हमें रहने में कोई फ़ायदा नहीं। कांग्रेस में मैं 2018 में शामिल हुआ था
और मैंने चुनाव लड़ा था, लेकिन वहाँ के जो हमें कार्य की उम्मीद थी वो कार्य नहीं हो पाई। जैसे हमारे कार्यकर्ताओं के काम हो, विकास के काम हो, बिजली के काम हो, पानी के काम हो, वो सब नहीं हो रहे थे। अब हमें मोदी जी जो प्रधानमंत्री है उनकी नीतियों में विश्वास है और उन्होंने जो देश का मान और सम्मान बढ़ाया है और उनके कार्य को देखते हुए तथा हमारे राजस्थान में वापस बीजेपी को लाने के हिसाब से हम कार्य करेंगे, इसलिए ज्वाइन किया। 24 में जो हम भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में लाएंगे तथा प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे ताकि देश का मान और सम्मान बना रहे। आज नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी मुख्यालय ITO में नगर निगम प्रभारी और राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक दुर्गेश पाठक ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए दुर्गेश पाठक ने G20 शिखर सम्मेलन के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारियों, नगर निगम के कर्मचारियों व दिल्ली की जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह G20 शिखर सम्मेलन के समय सफाई व्यवस्था दुरुस्त थी, उसी प्रकार दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली 365 दिन स्वच्छ रहे। उन्होंने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। MCD के सभी कर्मचारियों को, हमारे सभी काउंसलर्स को, दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारियों को, दिल्ली सरकार के सभी नुमाइंदों को, सबको ढेर सारी बधाई कि उन्होंने जिस तरह से G20 के अंदर दिन रात काम किया और किसी भी तरह की कोई कंप्लेन आने नहीं दी, उसके लिए उन सारे लोगों को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज ये बताने के लिए दिल्ली वालों को आए हैं कि वो जो सफाई का अभियान था वो सिर्फ G20 का नहीं था बल्कि 365 दिन का अभियान था। साथियों, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ कि दिल्ली की सफाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 48 शहर हैं पूरे देश के अंदर जो मेट्रो सिटीज़ हैं जिनके अंदर स्वच्छता सर्वे होता है। दिल्ली 47वें स्थान पे था लास्ट ईयर तक। तो दिल्ली को साफ करना कोई आसान काम नहीं है, एक चैलेंज है और उस चैलेंज को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है और अब बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से पूरी दिल्ली की सफाई करेंगे जिससे हमेशा 365 दिन तक दिल्ली की सफाई होती रहे। हमने 9 पॉइंट तैयार किए हैं जिस 9 पॉइंट्स के ऊपर हर दिन फॉलोअप होगा, हर दिन चेक करेंगे और हर दिन काम की एक तरीके से मॉनिटरिंग होगी। सबसे पहला काम है, आप देखते होंगे दिल्ली के अंदर ज़्यादातर अनऑथराइज कॉलोनीज़ के अंदर, रीसेटलमेंट जे कॉलोनीज़ के अंदर कोई खाली प्लाट पड़ा हुआ है, उस प्लॉट के अंदर कूड़ा पड़ा रहता है। तो कहीं भी ओपन प्लॉट, कहीं भी आपको कहीं भी अगले कुछ दिनों के अंदर कहीं भी दिल्ली के अंदर इस तरह से कूड़ा पड़ा नहीं दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वो वहाँ पर आप कभी भी कूड़ा ना पड़े, क्योंकि होता क्या है कि जब तक आप कूड़ा डालने की कोई व्यवस्था नहीं करेंगे तो लोग तो डाल के चले जाते हैं, आप साफ़ करोगे तो लोग डाल के चले जाएंगे। तो हम उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं और उसके बाद भी कोई करता है तो उसके ऊपर फिर जो MCD की कार्रवाई है वो MCD की कार्रवाई भी करेंगे। चौथा पॉइंट ये है कि आप देखते होंगे दिल्ली के अंदर बहुत सारे नाले हैं, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट। इन नालों के अंदर रेगुलर लेवल पे लोग कूड़ा फेंक देते हैं। तो आप देखते होंगे बहुत सारे प्लास्टिक के बॉटल, पॉलीथीन पड़ी रहती है इस तरह के नाले के अंदर। तो हम इसको एज ए मिशन रूप से उठा रहे हैं और पूरी दिल्ली के अंदर जितने भी इस तरह के नाले हैं सारे नाले क्लीन करेंगे। आप देखते होंगे कि पार्कों में बड़ी गंदगी रहती, तो MCD इस तरह का कार्रवाई करेगी कि कोशिश करेंगे अभी तो हर दिन या हर अल्टरनेट डेज पे हर एक पार्क की सफाई हो, क्लीनिंग हो, झाड़ू लगता रहे उस पार्क के अंदर जिससे लोग घूम टहल सकें, जा सकें। ये सारे चैलेंज है जिसको हमने टारगेट के रूप में रखा है। 311 ऐप का शानदार फीडबैक आ रहा है। पिछले 25 दिनों के अंदर हमने लगभग 13,000 कूड़े के ऐसे पॉइंट क्लीन किए। तो उस 311 ऐप को और एफिशिएंट कर रहे हैं। कम से कम समय कितना लगे, 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2.5 घंटे के अंदर कैसे आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, इसके ऊपर लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी साफ सुथरा आपने दिल्ली देखा, जो साफ सफाई आपने देखी, वो सिर्फ G20 के कारण नहीं था बल्कि वो 365 दिन एक हमारा एक लक्ष्य है, एक हमारा मिशन है और वो हम करके दिखाएंगे पूरी दिल्ली के अंदर। पहले से ही विचार था, जब हमारी MCD में सरकार अभी आई है 6 महीने से, तो अब विचार आया है ये कंटिन्यू रखना है और इससे हमें और बेहतरीन करना है। पूरी तरह से लगे हुए हैं, एक एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कहीं भी कूड़ा है तो उसको ठीक कर रहे हैं, 311 ऐप को ठीक कर रहे हैं, मार्केट को 2 बार साफ करेंगे इस तरह से। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।